committee. Now, under discussion under Rule 193, floods and drought situation in the country. Sri Adityanath. सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि देश के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत आपने करने के लिए मुझे यहां पर अवसर दिया है। देश में बाढ़ और सूखा की जो स्थिति है, कमोवेश हर वर्ष हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। वह चर्चा एक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे, इस अनुरोध के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। महोदय, जल जीवन का आधार है। देश में प्रतिवर्ष बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है या सुनामी है आदि तमाम ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। लेकिन महोदय, बाढ़ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं कि जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सकता हो। यानी अगर पूर्वानुमान लगा करके और बार बार बाढ़ नियंत्रण के लिए खर्च होने वाले पैसे को एक ही बार व्यवस्थित रूप से खर्च कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। और उसके लिए आवश्यक होगा कि हमें बाढ़ नियंत्रण के बजाय इस देश में जल प्रबंधन का उचित व्यवस्था करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अभी 2 माह पूरा की है और सरकार के आते ही मानसून कम होने का दबाव इस सरकार पर पड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस किया और पहले ही इस देश के अंदर 500 जनपदों के अंदर 500 जनपदों के लिए सूखा प्रभावित जनपद के रूप में क्या प्रभावी योजनाएं बन सकती हैं, अपनी कार्रवाई उस संबंध में प्रारंभ की है। इस संबंध में कई बैठकें भी सरकार के स्तर पर हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है, और वो ये कि देश के अंदर एक ही समय में कुछ भूभाग ऐसे होते हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका से व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती है, खड़ी फसलें नष्ट होती हैं, लोगों के मकान बह जाते हैं, पशुधन की हानि होती है और व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती है। बाढ़ जब समाप्त हो जाती है तो बाढ़ समाप्त होने के बाद आने वाली तमाम प्रकार की उन संक्रामक बीमारियों को छोड़ जाती है जिससे भी बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। लेकिन इनके लिए देश के अंदर हम व्यवस्था तब करते हैं जब कोई विभीषिका आ जाती है और पहले से नहीं। इसलिए ये जो स्थिति है वर्तमान में, मुझे लगता है कि प्रोफेसर सौगत राय जी अभी चाय कॉफी पीकर के आए हैं, वो गर्मी है लगता है। लेकिन हम लोग अभी बजट पास किए हैं तो बजट पास करने में हम लोगों ने कुछ एनर्जी दिल्ली को दी है। सौगत राय जी, हम लोग वहीं पर आ रहे हैं। महोदय, आखिर क्या कारण है कि प्रतिवर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं
लेकिन 1950 और 2014 की जब हम तुलना करते हैं तो बाढ़ का दायरा भी बढ़ता गया। कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर होगी और प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बाढ़ का प्रकोप और उससे होने वाली जो क्षति है उसका दायरा बढ़ा है। सन 1951 में बाढ़ग्रस्त जो देश का भूभाग था वह था 1 करोड़ हेक्टेयर। 1960 में यह बढ़कर के हुआ है 2.5 करोड़ हेक्टेयर। 1978 में इसका दायरा बढ़ा है 3.4 करोड़ हेक्टेयर। 1980 में यह 4 करोड़ हेक्टेयर और वर्तमान में लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में या बाढ़ के बाद भारी जल जमाव की चपेट में आकर के वहां की जो खड़ी फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। यह स्थिति इस देश के अंदर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें तो असम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बाढ़ की विभीषिका से नुकसान होता है। देश के अंदर बिहार एक ऐसा राज्य है, देश के अंदर बाढ़ से कुल प्रभावित भूभाग का 16% भूभाग बिहार का है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। और इसमें जो कोसी नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, महानंदा है, ये तमाम नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गंगा है, यमुना है, शारदा है, घाघरा है, सरयू है, राप्ती और अन्य छोटी नदियों के कारण व्यापक स्तर पर जनधन की हानि देश के अंदर प्रतिवर्ष होती है। कुछ चीजें अवश्य हैं कि एक समय क्या कोई ऐसा प्रबंधन नहीं हो सकता कि देश का एक भूभाग भीषण सूखे की चपेट में है तो उसी समय देश का दूसरा भूभाग बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न होकर के उस क्षेत्र में बाढ़ का तांडव होता है, बाढ़ का प्रकोप होता है। इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? मुझे लगता है कि सदन में चर्चा के माध्यम से उसका स्थायी समाधान निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस दृष्टि से जब बाढ़ से हम व्यापक जनधन की हानि की बात देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हम जलवायु परिवर्तन को एक कारण मानते हैं, तो साथ साथ मानवजन्य जो वर्तमान में अवैज्ञानिक विकास की सोच है यह भी उसका एक कारण है। महोदय, जो अवैज्ञानिक सोच है, हम लोग देखते हैं नदियों में बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए गए, लेकिन क्या नदियों की बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध क्या स्थायी समाधान हो सकता है? आजादी के पूर्व भी इस देश के अंदर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध क्या स्थायी समाधान उसका निकाल सकता है, इस पर चर्चा की बात हुई थी। और जिस समिति ने इस पर चर्चा की थी उसमें बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी उस समिति में थे। उस समिति ने पाया था कि तटबंध बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। तटबंधों में कुछ कारण तो हैं कि तटबंध कुछ गांवों को, कुछ बस्तियों को बाढ़ से बचाते हैं, लेकिन तटबंधों के अंदर, तटबंध और नदी के बीच में जो गांव या जो बस्तियां आ जाती हैं उनकी समस्या का कोई समाधान इसमें नहीं। दूसरा, तटबंधों के निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं कार्य करती हैं वे भारी भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। बाढ़ कुछ विभागों के लिए, कुछ सरकारी विभागों के लिए कमाई का एक साधन बन जाता है। व्यापक भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और व्यापक भ्रष्टाचार के इन अड्डों के कारण इस देश में प्रतिवर्ष बाढ़ आए वे विभाग इस बात का इंतजार करते हैं और जनधन की हानि या बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई हो ये उनकी चिंता का विषय नहीं, बल्कि प्रतिवर्ष तटबंध के नाम पर जनता की आवश्यकता है या नहीं है इसको ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की कमाई का साधन कैसे बन सके
इस दिशा से तटबंधों का निर्माण होता है और मुझे लगता है कि यह एक मुख्य कारण इस संबंध में तटबंधों के बारे में आया। तटबंधों की एक समस्या और है। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो अधिकतर नदियां हिमालय से आती हैं। हिमालय से आने वाली नदियों में व्यापक स्तर पर नदी के साथ गाद बहता है, मिट्टी बहती है। नदियों का जो नदियों का जो सरफेस है वो पूरी तरह गाद से भर चुका है। तो स्वाभाविक रूप से तटबंधों की ऊंचाई भी हर वर्ष 2 वर्ष में उठाने की बात आती है, क्योंकि जलस्तर जब बढ़ेगा तो जलस्तर बढ़ने के साथ साथ नदियों के स्तर को बढ़ने के साथ साथ तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाना भी एक समस्या। फिर तटबंध जहां पे टूटते हैं वहां पर तो एक व्यापक भीषण विभीषिका होती है। उस गांव या उस बस्ती को पूरी तरह बहा करके ले जाकर के एक भयंकर तांडव वहां पर उनका कहर देखने को मिलता है जहां पर तटबंध टूटता है। हम लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था अब तक नहीं बनाई कि नदियों में भरने वाले, या कोई अध्ययन इस प्रकार का नहीं किया कि नदियों में भरने वाली गाद 1950 में क्या थी और आज 2014 में उसका स्तर कितना है। स्वाभाविक रूप से अगर नदी के तल में सिल्ट भर गया है, गाद भर गई है, तो नदी में जल का अभाव भी होगा और साथ साथ जो जल का स्तर ऊंचा होगा वह आसपास की सुरक्षा के लिए खतरा बरसात के समय पैदा करेगा। और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर जो कार्य तटबंधों के निर्माण से एक वैज्ञानिक सोच के माध्यम से हुआ है, यह उसका एक प्रमुख कारण है। दूसरा, हम लोगों ने तटबंध बनाने के बाद तटबंध और नदी के बीच में जो गांव फंस जाते हैं, बड़ी आबादी होती है। वह किसी भी नदी में आप देख सकते हैं, चाहे वह घाघरा और सरयू नदी में हो, चाहे राप्ती नदी में हो, चाहे वह गंडक में हो, चाहे वह कोसी में हो, चाहे वह शारदा नदी का ही देखें या ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को देखें। नदी और तटबंध और नदी के बीच में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। उन गांवों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं। लाखों की वो आबादी है, उनको बरसात में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बरसात में उन लोगों को बाढ़ की विभीषिका की कहर से पूरी तरह वह उसकी चपेट में आए, उसके बारे में कोई प्रभावी उपाय नहीं हो पाता है। इसके अलावा उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। इस बार मानसून कम हुआ है और कहा जा रहा है कि अल नीनो का प्रभाव है। भारत जैसे देश में, जिस देश में 60% आबादी कृषि पर आधारित है, उस देश में अगर हम देखें तो कृषि एक महत्वपूर्ण माध्यम है इस देश के विकास के लिए। यद्यपि जीडीपी में उसका अनुपात लगातार कम हुआ है, आज वह 14% तक मात्र रह गया है, लेकिन फिर भी 2/3 भारत आज भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं, कृषि पर लोगों की निर्भरता है। उस देश में आज भी सिंचाई के साधन मात्र 60% है, 40% भी नहीं। तो बाकी 60% से अधिक जो लोग हैं, उन लोगों को केवल हम मानसून के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। केवल मानसून के भरोसे उन्हें छोड़ करके हम इस देश की बड़ी आबादी को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और खासतौर से स्थिति तो आज है, सन 2005 में इस देश को अन्न उत्पादन करने के लिए जो खाद्यान्न वर्तमान में हमारी आवश्यकता है, वर्तमान में 25 लाख टन खाद्यान्न इस देश को एक वर्ष के लिए चाहिए। सन 2050 में इस देश में खाद्यान्न की जो मांग होगी वर्तमान से लगभग दुगना हो जाएगी। उस समय इस देश में अगर हम लोग सिंचाई के उचित साधन नहीं देंगे, अन्न उत्पादन की वर्तमान क्षमता को दुगना नहीं करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि 25 करोड़ टन जो खाद्यान्न की आज की हमारी आवश्यकता है, जब यही आवश्यकता 45 और 50 करोड़ टन तक पहुंचेगी,
तब हम इस देश के अंदर उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? क्या इस देश की एक बड़ी आबादी को हम भूखमरी के कगार पर भूखमरी के लिए छोड़ नहीं रहे हैं? इसलिए मैंने इस बात कही थी कि बाढ़ नियंत्रण की बजाय हम शब्द जल प्रबंधन की करें तो मुझे लगता है कि वह एक महत्वपूर्ण होगा कि जल प्रबंधन से न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होता है, अभी तो इस देश के दूसरी ओर सूखा की समस्या का समाधान का रास्ता भी निकलता है। और इसलिए जल प्रबंधन के उचित तरीके अपनाए जाएं, जहां हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन के माध्यम से जहां नदियों के स्वाभाविक फ्लो को, उसके प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने, एकदम बड़े बांध जो भीमकाय हों और जिससे व्यापक क्षति की संभावनाएं हों, खासतौर से हिमालय की गोद में इस प्रकार के बांध किसी खतरे से कम नहीं। जहां पर हिमालय एक नया पहाड़ है, व्यापक स्तर पर गाद भरा उसके पानी के साथ, नदियों के साथ आ रहा है। आप बड़े बांध बनाएंगे, एक समय तक वे सब के सब भर जाएंगे, उसके बाद की क्या स्थिति पैदा होगी? तो उस क्षेत्र में हम जल के उस प्रबंधन की दृष्टि से हम क्या उपाय कर सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस पर चर्चा अवश्य हो। इसी दृष्टि से हम जब नदियों में गाद की स्थिति देखते हैं, मुझे केदारनाथ त्रासदी के समय वहां जाने का अवसर मिला था और मैंने वहां की स्थिति को देखा था। 1 वर्ष से अधिक हो गया है, अब तक केदारनाथ घाटी और आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड का वो क्षेत्र उभर नहीं पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। 4 धाम की यात्रा 2 दिन के लिए जाती है, फिर 10 दिन के लिए बंद हो जाती है। कारण है, हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति के साथ जो मनमानापन किया है, प्रकृति के साथ जो अराजकता पैदा की है, वनों का जो विनाश हुआ है, अपने स्वयं के विकास के लिए पूरे पहाड़ में विस्फोट कर करके पूरे पहाड़ को जर्जर बना दिया है। आज उसका कारण है, हम देख सकते हैं बार बार एक ही समाचार हम लोगों को मिलते हैं कि बादल फट रहे हैं, पहाड़ों में बादल फट रहे हैं। बादल फटने के साथ व्यापक स्तर पर नदियों की जो वहां पर भीषण बाढ़ आती है, पूरे के पूरे पहाड़ नीचे की तरफ धंस रहे हैं। पूरे के पूरे जो पहाड़ पूरी तरह गाद लेकर के पूरे चल रहे हैं, उस पहाड़ से सटे हुए जितने कस्बे हैं, जितने नगर हैं, जिस त्रासदी के शिकार हो रहे हैं, यह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपके माध्यम से जलवायु बदलाव के जो कारण है और वैज्ञानिक सोच, विकास के वैज्ञानिक सोच तो है ही, वनों का विनाश है, नदी के प्राकृतिक रुख के प्रति किए जा रहे छेड़छाड़ को लेकर के है, बड़े बांधों के कारण होने वाली जलवायु जो जैव पारिस्थितिकी विपरीत परिस्थितियां हैं, ये तमाम कारण हैं जिन पर जब हम बाढ़ और सूखे के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो इस पर हम लोगों को अवश्य चर्चा करनी चाहिए। अध्ययन इस विषय पर कि बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान करने में नदियों को आपस में जोड़ने की जो महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस परिकल्पना को देखा था, वह कितनी सहायक हो सकती है और उस दिशा से उतना पैसा कहां से और कैसे लगाया जाए। क्योंकि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा भी है और बजट में भी इस बात का प्रस्ताव हुआ है कि इस देश के हर गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना तैयार होगी। तो इसमें ये योजना, ये महत्वाकांक्षी योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि आखिर हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, इस पर कैसे अध्ययन हो सकते हैं। महोदय, ये जो विषय थे जिनके बारे में मैं यहां पर अभी बात रख रहा था कि हिमालय का जो ये रीजन है, जो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में अपनी सदानीरा नदियों के माध्यम से शुद्ध मीठा जल उपलब्ध करवाती हैं, पेयजल के लिए शुद्ध जल उपलब्ध करवाती हैं, उन सब में कितनी बड़ी भूमिका का निर्वाह इनके माध्यम से हो सकता है, इस पर भी इसके माध्यम से चर्चा जहां करने की आवश्यकता है
वहीं हम सब के लिए चिंता का विषय है, वर्तमान में देश का एक बड़ा भूभाग सूखे की चपेट में भी है। महोदय, सूखा और सूखे की स्थिति वर्तमान में क्या है? अगर हम लोग इस पर देखें तो मुझे लगता है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 2,61,00,000 हेक्टेयर जो खरीफ फसल की बुआई है उसका क्षेत्रफल घटा है। यानी देश के अंदर हम देखते हैं जब धान है, दलहन है या जो अन्य मोटा अनाज है, तिलहन है, इन सब का लगभग 1,000,00,000 टन हेक्टेयर जो भूभाग होता है वह इन फसलों के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें से 1/4 मानसून कमजोर होने या मानसून समय पर न आने के कारण घटा है। स्वाभाविक रूप से इसका असर खाद्यान्न पर पड़ेगा और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन खासतौर से जो देश के अंदर प्रतिवर्ष हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 12 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जिसमें 9 करोड़ टन धान होता है, तो उसमें 3 करोड़ टन की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। हम लोग अगर वर्षा की बात देखते हैं तो वर्षा की स्थिति भी सामान्य से कई कम है। उत्तरी भारत में लगभग 43% कम बारिश का अनुमान अब तक का है और मुझे लगता है कि देश का लगभग 80% भूभाग वर्तमान में अभी तक सूखे की चपेट में है। सरकार ने घोषणाएं की हैं और सरकार के स्तर पर एक प्रयास हुआ है, राज्यों के साथ उन्होंने इस संबंध में बेहतर तालमेल बिठाने का प्रयास किया है। लेकिन उस सब के बावजूद महोदय एक प्रश्न जरूर है कि जो राज्य सरकारें समय पर बीज और खाद सामान्य मानसून होने के बावजूद किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, क्या उन राज्य सरकारों से उम्मीद की जा सकती है कि वे कम समय में तैयार करने वाले बीज को और जब किसान की खेती का समय निकल चुका है या निकलता जा रहा है तो उस कम समय में वे लोग किसानों के लिए वह बीज उपलब्ध करा पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि किसानों को इस प्रकार की खेती की जिससे अपनी उपज तैयार करनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वह संभव नहीं हो पा रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है। अंततः इस देश का किसान ही तबाह हो रहा है, सूखे की चपेट में वो आ रहा है। एक बड़ा भूभाग है और इस दृष्टि अगर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं जो मेरे सामने आए हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है 201.7 मिलीमीटर की जो सामान्य बारिश वहां पर होती थी समय तक, वह मात्र 160 मिलीमीटर तक हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 153-154 मिलीमीटर तक सामान्य बारिश की तुलना में मात्र 50 मिलीमीटर तक हुई है और इसी प्रकार से बुंदेलखंड में महज 32% बारिश ही अब तक हुई है। यानी ये लक्षण दिखाई देते हैं कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25% कम हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 65% कम हुई है, बुंदेलखंड में भी लगभग 35% कम हुई है, तो यह साबित करती है कि यह क्षेत्र वहां का किसान किस स्थिति में जी रहा होगा। इस देश के अंदर जो जलाशयों की स्थिति है, यह माना जाता है कि इस देश के अंदर जल भंडारण के लिए लगभग 85 बड़े बड़े जलाशय हैं और इन जलाशयों में भी जल का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में और पिछले एक दशक की तुलना में सबसे कम स्तर पर है और आज के दिन पर लगभग 3,767 करोड़ घन मीटर पानी वर्तमान में इनके पास मात्र मौजूद है, जो इनकी क्षमता का मात्र 24% है। यानी आज अगर
बारिश मानसून अभी भी नहीं आया तो इन जलाशयों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ एजेंसियों ने इस मामले में सर्वे किया है और उन्होंने इस बारे में कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में 80% तक, मध्य भारत में 75% और दक्षिण भारत में 50% से कम मानसून रहेगा। यानी केवल पूर्वोत्तर का भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानसून सामान्य रहेगा। अन्य क्षेत्रों में कहीं पर 20% है, कहीं 25% है और कहीं 50% है। ये लक्षण साबित करते हैं कि सूखा देश के एक बड़े भूभाग में सूखा अपनी चपेट में उसको ले चुका है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में महोदय, अगर देश का किसान सुखी नहीं होगा, गांव की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि देश के विकास का जो सपना हम देख रहे हैं, ये सपना ही मात्र रह पाएगा। क्योंकि इस देश के अंदर जो हमारी जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान आज भी 14% है। यद्यपि लगातार घटता जा रहा है, लेकिन 2/3 आबादी इस सब के बावजूद उस पर निर्भर करती है। किसानों को कैसे हम समृद्ध कर सकें, किसानों को कैसे हम सुविधाएं दे सकें, कैसे हम सूखा या अन्य उन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए क्या प्रभावी कार्यक्रम कर सकते हैं, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। और खासतौर से हम विश्वास करते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना बनेगी, इस देश की 60% जो असिंचित भूमि है, उस असिंचित भूमि को सिंचित करने में उस महत्वाकांक्षी योजना महत्वपूर्ण होगी। यह हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। महोदय, इस देश में जो विकास की दर है उसमें कृषि की उपयोगिता लगातार कम होने के कई कारण हैं। और कारण का मुख्य रूप से एक तो हम लोगों ने खेती के लिए कोई भी आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया है। आज भी हम देखते हैं, गांवों में जाते हैं, देखते हैं उनके पास परंपरागत खेती है, कोई नया बीज नहीं, कोई नई तकनीक नहीं। हमारी जो तकनीकी ज्ञान है वह केवल कुछ विश्वविद्यालयों और कुछ उन अनुसंधान केंद्रों तक ही सीमित होकर के रह गया है, जो इस देश के बड़े बड़े शहरों और कस्बों तक सीमित है। महोदय, इस आधारभूत ज्ञान को, ढांचे को हमें विकसित करना होगा कृषि की दृष्टि से। भंडारण का अभाव, मुझे लगता है कि आज भी हमारे पास जो लगभग 25 करोड़ खाद्यान्न प्रतिवर्ष देश में पैदा होता है, उसमें से मात्र 3 करोड़ टन के लिए ही हमारे पास खाद्यान्न का है भंडारण की व्यवस्था, खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था है, अन्य के लिए नहीं है। कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र बनना चाहिए। कराने हम सब की चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और यह हम सब की चिंता का विषय, क्योंकि इससे वर्षा का चक्र बदला है। मानसून हम ही देख रहे हैं। जो वर्तमान में हमारे मौसम विज्ञानी एक बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा चक्र बदला है। 1 महीना तो अभी लेट है मानसून, और अगर यही लेट रहा तो फसल का चक्र भी हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन और किसानों को उस प्रकार की सुविधा और उस प्रकार की सहूलतें उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सरकार के स्तर पर जब तक नहीं होंगी, तब तक इस देश का किसान आत्महत्या इसी प्रकार से करता रहेगा जैसे वर्तमान में हुआ। पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक किसान इस देश के अंदर आत्महत्या किया है और लगातार उस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। महोदय, मैं
पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आता हूं वह नेपाल से आने वाली, हिमालय से आने वाली उन नदियों की बाढ़ की चपेट में प्रतिवर्ष आता है। उसमें हिमालय की तराई में पड़ने वाला जो क्षेत्र है यह सरयू है, रोहिन है, राप्ती है, गंडक है, नारायणी है, तमाम अन्य नदियों की बाढ़ से क्षेत्र पूरी तरह हमेशा प्रभावित होता है, व्यापक जनधन की हानि होती है। आजादी के पहले से लगातार चर्चा चल रही थी और 1954 में केंद्रीय जल आयोग की तर्ज पर ही उस क्षेत्र के लिए एक गंगा जल आयोग बना था। उसमें तय हुआ था कि नेपाल के अंदर जलाशय नेपाल की सरकार की मदद से बना करके इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या का समाधान करने के साथ साथ इस क्षेत्र में जल प्रबंधन नेपाल के साथ मिलकर के किया जाना चाहिए और उस दिश से जो काली करनाली है, पंचेश्वर है, कोसी है, बागमती है, राप्ती और घाघरा में भी तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ जब इस क्षेत्र में यहां पर लोगों के लिए जल की आवश्यकता हो उस समय वहां आवश्यक मात्रा में जल की उपलब्धता भी हो, इस दिश से इन योजनाओं को पूरा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है 1954 में बनी हुई योजनाएं जो जलकुंडी योजनाओं के माध्यम से भी प्रसिद्ध मानी जाती हैं, आज तक ये प्रभावी नहीं हो पाई हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, जब हम यहां पर बाढ़ प्रबंधन और सूखा के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा केवल कृषि मंत्री ही नहीं, जल संसाधन मंत्री को के साथ मिलकर के एक योजना तैयार होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, नेपाल के अंदर और इस देश के साथ साथ नेपाल के साथ मिलकर के खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की समस्या का अगर समाधान करना है। माननीय कृषि मंत्री तो बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार की बाढ़ से वह अच्छी तरह वाकिफ है और इसलिए मैं उनके माध्यम से उनसे भी और माननीय जल संसाधन मंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन योजनाओं को, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के अंदर सघन आबादी का एक क्षेत्र है और सघन घनी आबादी का पूरे देश के अंदर एक क्षेत्र भूभाग होने के साथ साथ वहां पर बाढ़ से आने वाली इन समस्या, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान आवश्यक है और इस दिशा से नेपाल के साथ बातचीत करके इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए और वहां की बाढ़ की समस्या के समाधान के साथ साथ पूरे देश के अंदर बाढ़ और सूखे की समस्या के समाधान के लिए एक समग्र नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।